चलिए आगे देखते हैं। आगे है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के अध्यक्षता में खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया, इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे तुर्की विभाजन। तुर्की विभाजन 1919 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। कहा जाता है कि खिलाफत को समझने के लिए सबसे पहले खालीफा समझेंगे, क्योंकि खालीफा से बना खिलाफत आंदोलन। खालीफा क्या है? तो खलीफा हम लोग सिंपल भाषा में उसे कह सकते हैं वैसा देश जहां पे इस्लामिक कानून हो और इस्लामिक कानून को फ्लो करने वाले शासक को खलीफा बोला जाता था, जो पूर्ण रूप से इस्लामिक कानून पर आधारित होता था, जो उनके द्वारा कुरान में जो तय किया गया है उसी पे आधारित होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में भी था कि अगर हम बात करते हैं पहले का, तो हिंदुओं में मनुस्मृति था, उसके तहत हम लोग फ्लो करते थे। ठीक है, तो मुस्लिमों का भी एक अपना जो इस्लामिक कानून था उसको फ्लो करने वाले लोगों को खलीफा कहा जाता था। और तुर्की विभाजन के समय जो है अंग्रेजों का कुछ अजीबोगरीब जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है नीतियां बना दी गई, और जब नीतियां बन गया तो उसके खिलाफ हो गए पूरे विश्व का मुसलमान, क्योंकि धर्म की जब बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, वो किसी भी धर्म की बात हो। ठीक है, जैसे टोपी नहीं लगाना, समझ रहे हैं ना, या और हिजाब ना पहनना, इस तरह का कुछ नीति वहां पे लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। अब यहाँ पे भारत में तो ये आंदोलन हुआ, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लिए, और महात्मा गांधी 23 नवंबर 1919 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अभी प्रेजेंट में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम से ये स्टेडियम का नाम है अभी प्रेजेंट में। तो महात्मा गांधी का, अब सोचिएगा कि महात्मा गांधी के इसमें क्या है, भाई ये तो हिंदू थे, अब मुस्लिम के आंदोलन में सपोर्ट करने चलेंगे, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि इससे पहले महात्मा गांधी किसानों का सपोर्ट ले चुके थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन करके मजदूरों का भी वो सपोर्ट ले चुके थे, मजदूर के साथ आंदोलन करके। लेकिन उनका मानना था कि अगर बहुत बड़ा आंदोलन करना है तो किसी एक आंदोलन से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी एक समुदाय के लोगों से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मुस्लिम भी हाथ मिला ले हम लोगों के साथ तो हम लोग एक बहुत बड़ा, क्योंकि मुसलमानों का भी दुश्मन अंग्रेज और अपना भी दुश्मन अंग्रेज, तो इससे एक दूसरे का विश्वास जुटेगा और भाईचारा बनेगा, और फिर भाईचारा संबंधी बना के हम लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने उनके आंदोलन में भाग लेके और मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी जो है मुसलमानों का सहयोग मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि अब कोई भी आंदोलन जो उनके द्वारा किया जाएगा वो बहुत विशाल किया जाएगा और जबरदस्त उस आंदोलन का भागीदारी रहेगी। क्योंकि इससे पहले आप जान रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन किया, जालियांवाला बाग कांड होने से बहुत सारा उसमें बहुत ज्यादा जो है क्षति तो हो ही गया, मनोबल भी टूट गया, लेकिन मनोबल को बनाए रखना भी जरूरी था ना। आगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया। और ये पुस्तक महात्मा गांधी कब लिखते हैं पता है? जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की दौरा कर रहे होते, मतलब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते पानी जहाज से, तो बैठे बैठे नाव में ये पुस्तक उन्होंने लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने अगर विशेष रूप से बल दिया गया, ठीक है, तो एक ऐसी देश की कल्पना बतलाएगी जिसमें आपके मन के अनुसार आपका एक स्वराज हो, अपना राज्य हो, जिसमें आप स्वतंत्र रह सके। ठीक है, मुख्य रूप से उस पे बल दिया गया, और प्लस में उसमें ये भी बात की गई कि किस प्रकार अंग्रेज हमें गुलाम बनाए।
और हम उनका गुलाम बनते चले गए। चलिए आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि हिंद स्वराज का ही एक पार्ट है, में लिखा हुआ है। 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन स्टार्ट होता है और 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन में हम लोग समझ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था। इसको समझने के लिए ये हम लोग जान लेंगे कि असहयोग आंदोलन को चलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अंग्रेज हम पे जो है या अपना शासन कायम कैसे कर पाए, उन्हें हमने सपोर्ट दिया। कैसे? उनके हर काम को हम मानते गए। अगर हम बात करें सेना में भर्ती होना, तो हम जाके सेना में भर्ती हुए और अंग्रेज इतने चालाक होते थे कि सेना में हमें भर्ती तो करवाते थे और युद्ध के पारी होता था तो हमें आगे लगा के हमारी तो डेथ करवा देते थे और पता चलता था कि अपने सैनिक को बचा लेते थे। सेना में जाना, अंग्रेजों के यहाँ कामें करना, उनकी कंपनियों में सहयोग देना, उनके हर काम में सहयोग। असहयोग से ही आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों के कार्य में अगर हिंदुस्तान के लोगों ने सहयोग किया है तभी आज अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं। महात्मा गांधी बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो समझ गए थे कि जिस दिन मैं अंग्रेजों को सहयोग नहीं करूंगा वो ऑटोमेटिक जो है वो हमें छोड़ देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति जो आपके अपेक्षा से, जिसके ऊपर आप काम थोपे जा रहे हैं और वो किए जा रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति काम का विरोध करने लगेगा तो आपका काम बंद हो जाएगा। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपका देता हूं। हमारे यहाँ बगल में ट्यूशन कोचिंग चलता था। कोचिंग में लगभग 100+ बच्चे थे, 2 सर मिलकर चलाते थे। ठीक है, और क्या हुआ कि जो मैथ पढ़ाते थे उस सर की वजह से कोचिंग बहुत अच्छा चले जा रहा था, लेकिन उनको पेमेंट पे रखे हुए थे सर, कुछ उनको दे नहीं रहे थे, मतलब 1000 रुपया या 2000 रुपया के हिसाब से उनको रखे हुए थे 3000। तो ये भी ईमानदारी से काम किए जा रहे थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि हम लॉस में हैं, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, और वो क्या किए, उनका सहयोग करना छोड़ दिए। पता है 100 बच्चों में हजो कोचिंग ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बात महात्मा गांधी को पता चल गया था कि अगर हमको अपने देश को आजाद कराना है तो उसके लिए सबसे पहला कदम उठाना होगा अंग्रेजों के खिलाफ, कि हम उन्हें जो है सहयोग नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने चलाया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को किसी भी काम में आप सहयोग मत करो, किसी भी तरह से उन्हें सहयोग करना ही नहीं है आपको। अगर हम बात करते हैं वहीं पे थोड़ा और आगे, तो उनके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा जो प्रस्ताव था, जैसे कि सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, ये सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा जितने भी थे, हम इसमें नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो यहाँ पे एक अलग व्यवस्था है, इसको बहिष्कार कर दो। दूसरी बात था कि विदेशी वस्तु जितने आ रहे हैं सब उसको आप बहिष्कार कर दो, ये प्रस्ताव था। कहने का मतलब है कि आंदोलन जो है ना आपका एकदम बिजोड़ अथी पकड़ते चला गया, और अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कार्य थे सबको हम लोगों ने बहिष्कार किया। आंदोलन धीरे धीरे जो है वो कमजोर होने लगा शहरों में, क्योंकि शहर के अधिकतर लोग जो हैं वो कपड़े या बहुत सारे वस्तुएं, जो कि मिलों में जो कपड़े बन रहे थे, जो सामान गरीब लोग, मतलब कह सकते हैं कि मजदूर लोग जो थे, वो असहयोग आंदोलन, क्योंकि जो हाथ से बनाए हुए चीजें थी वो काफी महंगी बिकती थी, और उनके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती थी मशीन से वो सस्ती बिकती थी, या और भी मटेरियल्स जो सस्ते हो रहे थे, और कुछ अमीर गरीब के द्वारा जो मटेरियल आसानी से मिल जा रहा था वो चीज़ वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे,
या बोल सकते को मजदूर अथी में काम कर रहा हो, अगर कंपनी में काम कर रहे हो या अथी में, तो उनको 2 वक्त की रोटी मिल रहा है। अगर ये आंदोलन का सपोर्ट करते हैं तो भूखों मरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी आंदोलन जो है थोड़ा डगमगा रहा था। इसके लिए भी महात्मा गांधी बड़ा दिमागी आदमी थे, निकालते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त होता है फरवरी 1922 में। क्यों समाप्त होता है? क्योंकि चोरी चोरा की घटना के बाद ये आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। चोरी चोरा घटना क्या हुआ था? यूपी की चोरी चोरा गांव में, उत्तर प्रदेश की चोरी चोरा गांव में नो टैक्स के विरुद्ध में एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है वहां पे चलाया जा रहा था। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस आंदोलन में गोली चला दी। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। तो इस कांड के बाद महात्मा गांधी जो है ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वराज पार्टी। यह 1 जनवरी 1927 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इस पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, इस पार्टी का गठन किया गया, स्वराज पार्टी का। क्योंकि इस पार्टी का गठन इसलिए किया गया था, आपको बता दें, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अंग्रेजों के मतलब कि असहयोग आंदोलन तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को यह मानना था कि अगर हम अंग्रेज के साथ मिल जाएं और अंग्रेज के साथ मिल के अगर कार्य को करते हैं और उनकी नीतियों को विरोध करते हैं तो अच्छा होगा, जिससे ये पार्टी का गठन हुआ और ये भी राजनीतिक दलों में शामिल हुए। अगर राजनीतिक दलों में शामिल होंगे तो उनकी नीतियों का ये विरोध कर सकते हैं, इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बाद में जो है यहाँ पे सैमन कमीशन आया। सैमन कमीशन जो है वो 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था, जो सर जॉन सैमन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा इसको लागू किया गया था, सैमन कमीशन को, जो 8 नवंबर 1927 को ये पारित हुआ था। और इनका काम था भारत में जगह जगह पे घूम के जो है वो कानून व्यवस्था को देख रेख करना, यानी कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सर्वे करना। तो इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें केवल 7 ब्रिटिश संसद थे, एक भी इसमें जो है इंडिया का संसद नहीं थे। इसीलिए सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा 3 फरवरी 1928 को यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। ये नवयुवक संगठन के लोग थे, ये सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए। आपको बता देते हैं इसी में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया, क्योंकि दिसंबर 1929 को जो है आपका दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके स्वराज के संकल्प को पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया। और स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया तो इसमें आपको बता दें कि स्वाधीनता दिवस घोषित करने का मतलब है कि देश को आधी आजादी मिल चुकी है। इसको हम लोग मिनी डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। और आपको यहां बता देते हैं कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का मतलब यह था कि जाओ रे अंग्रेज भैया, तुम जाओ, चाहे तुम
कुछ भी कानून लाओ, मैं उसका सहयोग नहीं करने वाला। मैं आजाद हूं, एक आजाद की तरह रहूंगा। तुम भूखते रहो कुत्तों के जैसा, कुछ करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर साल ये स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाएंगे। और जगह जगह पे लोगों ने प्रेरित करना स्टार्ट किया और लोगों ने हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। बाद में हम लोग के देश जब आजाद हुआ तो चूंकि इससे हम लोगों का यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए 26 जनवरी भी मनाना था। हमारा जानते हैं कि संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था 2 महीना पहले, लेकिन 2 महीना बाद उसको लागू इसीलिए किया गया था ताकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस घोषित हुआ था। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो हम लोग सेलिब्रेट करते थे तो सेलिब्रेट करते ही रहे, इसलिए 26 जनवरी को एवरी ईयर जो है हम लोग डेमोक्रेसी गणतंत्र दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हम लोग जो है सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को, संविधान को मानते हुए कार्य करेंगे, क्योंकि ये अपना संविधान है। फिर हम आगे बात करते हैं नमक यात्रा असहयोग आंदोलन। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड डार्विन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। याद रखिएगा कितनी मांगे? 11। पहला मांगे क्या था, कब रखी थी? 1930। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड डार्विन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा 11 मांगे थे। उनमें से 7 था, कुछ का नाम बता दे रहे हैं। नमक कर, विनिमय कर, भूमि लगान, जो दिनचर्या में यूज किए जाने वाले जो मूल आवश्यकता की चीजें थी, वस्तुएं थी, उन पे जो कर लगा हुआ था, उस कर को विरुद्ध में महात्मा गांधी ने डार्विन को पत्र लिखा और ये मांगे बोले कि ये आपको हटाना होगा। अगर आप नहीं सुनिएगा, तब महात्मा गांधी ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने 22 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए असहयोग आंदोलन अहमदाबाद साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने मिलकर ये आंदोलन का शुरुआत करते हैं। 390 किलोमीटर साबरमती से दांडी की यात्रा इन्होंने करते हैं और यात्रा के दौरान इनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ते चले जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को इन्होंने जो है तोड़ा। बाद में जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा इसमें ये आंदोलन भी जो है बहुत तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो डार्विन समझौता हुआ 5 मई 1931 को। इस समझौता के दौरान डार्विन ने महात्मा गांधी से बोला कि जितने भी मूल आवश्यक की चीज हैं उन पर से हम टैक्स को हटा दे रहे हैं। ठीक है, टैक्स को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। और पुलिस द्वारा जितने भी हिंसक हुए हैं उसका सही जांच कराया जाएगा। तो डार्विन समझौता हुआ। असहयोग आंदोलन में भाग किस किसने लिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग जो है व्यापारी, उद्योगपति, अमीर, गरीब, महिलाएं, सभी ने भाग लिया। ठीक है, आपको बता दें कि भाग लेने के लिए ये सारे लोग थे, महिलाएं भी थे, जो कि महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनते थे और सुनते ही नहीं थे, उनके बातों पे चलते थे। आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो अपने घरों से बाहर तक आए और कितनी महिलाएं जो हैं वो जेल तक गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत करने में सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन कुछ लोग जो थे इस योगदान में
पूर्ण रूप से नहीं थे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से भिन्न था, ये पहले जान लेते हैं। ये आंदोलन पहले भिन्न इसलिए था क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था वो क्या था, स्वराज की मांग कर रही थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर रही है। अब हमें थोड़ा बहुत स्वराज नहीं, पूरे स्वराज चाहिए, पूरा देश आजाद चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में दो समुदाय की भागीदारी बहुत कम थी, एक अनुसूचित और दूसरा मुस्लिम संगठन। क्योंकि 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू सभा से जो है हिंदू महासभा से ज्यादा प्रेरित हो गए थे, या कह सकते हैं उनके तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए थे, और इन लोगों की तरफ ध्यान उतना नहीं दे रहे थे। जैसे मुस्लिम लीग जो है वो थोड़ा सा रूठ गए थे, और वो पूर्ण रूप से खुल के सहयोग नहीं कर रहे थे, और अनुसूचित बात की हितों के कहीं पे बात या चर्चा नहीं हो रही थी, जिसके कारण ये लोग भी आंदोलन में नहीं जा रहे थे। बाद में 1932 में पूना संधि हुआ, जिसमें अनुसूचित लोगों के बारे में सोचा गया, दमित वर्ग जिनको बोला जाता था, उसमें सोचा गया और उनको कुछ क्षेत्र में अधिकार दिए गए। सामूहिक अपनापन की भावना लाने के लिए, कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम, हिंदू, अनुसूचित जनजाति, कई तरह की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, समझ रहे ना। अब सभी को एक में बांध के रखने के लिए सामूहिक अपनापन की भाव लाने के लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरी थी, जैसे चित्र या प्रतीक होना जरूरी था, जो मैं स्टार्टिंग में क्लास होने समय बतलाया था कि भारत माता का चित्रण किया गया, ताकि सबके लिए एक माँ हो और उस माँ के लिए वो युद्ध करे और उसमें भाग ले। लोक कथाएं की उत्पत्ति हुई, और लोक कथाएं से लोगों के अंदर जागरूकता जगाई गई, लोगों को कहानियां सुनाई गई, लोगों को अपने देश के बारे में नई नई बातें बतलाया गया, जिससे लोग अपने देश के प्रति जो है वो सटक हो जाए, देश के प्रति अपना प्रेम की भावना को लाएं। दैट्स मीन्स कह सकते हैं फीलिंग ऑफ लव फॉर आवर कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। चैप्टर यही था ना, ये राष्ट्रवाद का ही तो चैप्टर था, कि देश के प्रति आप की भावना बदले। तो बिना चित्र, बिना लोक कथाएं, बिना गीत जैसे वंदे मातरम गीत आया, अपने देश की स्तुति कर सकते हैं, वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखे। फिर झंडा आया, बंगाल में 8 कमल फूल वाला झंडा, कितने 8 कमल फूल वाला झंडे थे, और 3 रंग थे उसमें, हरा, पीला, लाल। 1921 आते आते जो है ये झंडा का रंग जो है महात्मा गांधी द्वारा फिर से चेंज कर दिया गया, सफेद, हरा, लाल। बहुत बार चेंजेस हुए, तो हम लोग झंडे के इतिहास से एक बार पढ़ेंगे, तो उसमें सारे झंडे की कहानी को जानेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग बस एक टॉपिक्स को समझें। तो ये टॉपिक्स यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।